मीणा को टिकट देगी और हमें इस टिकट के लिए प्रयास करना चाहिए। और उसी लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन इस बार भी हमें असफलता मिली। और असफलता इसलिए नहीं मिली कि मैं कोई योग्य नहीं था या मैं कोई चिताव कैंडिडेट नहीं था, बल्कि इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला कि मैं ज़्यादा योग्य था, मेरी गति ज़्यादा थी, मेरी काम करने की स्पीड ज़्यादा थी। और उस स्पीड से, उस गति से और जिस तरह से मेरे साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद से, उस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डरकर, मेरी ताकत से डरकर, जो राजस्थान की राजनीति में जो नेता केवल पार्टियों की नेता की राजनीति करते हैं, टिकट की राजनीति करते हैं, टिकट की दम पर चुनाव जीत कर आते हैं, उन लोगों ने मेरा वीटो करके टिकट कटवा दिया। मेरा टिकट जिसने कटवाया उसका नाम है आपके यहाँ से जो 2 बार एमएलए रहा है, और वो आज की तारीख में यहाँ से सांसद हरीश चंद्र मीणा। इनको पीछे बंद कर लो ना भैया। मेरा टिकट, मुझे पायलट साहब टिकट देना चाहते थे, गहलोत साहब मुझे टिकट देना चाहते थे, डोटासरा जी मुझे टिकट देना चाहते थे, और इस बार तो हाईकमान के पास में मेरा नाम था। लेकिन आज ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा आज आपके गणेश जी के मंदिर से, ये जो यहाँ जो बिशनपुर पीछे नदी, बिशनपुर डैम है, ये बिशनपुर नदी है, और इसे बनास नदी है, बिशनपुर डैम का ये पानी है। ये मैं आज देवली से, इस गणेश जी के मंदिर से श्री गणेश कर आज से देवली में अपना प्रचार प्रसार चालू कर रहा हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या बीती है। उन्हीं चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सारी हाईकमान भी चाहती थी कि मुझे टिकट मिले, लेकिन मेरा टिकट किसने कटवाया? मेरा टिकट उस आदमी ने कटवाया जिसको आपने 2 बार एमएलए बनाया, और अभी वो सांसद है जिसका नाम है हरीश चंद्र मीणा। हरीश चंद्र मीणा ने मेरा टिकट क्यों कटवाया? क्योंकि आपको पता होगा, जब व्यक्ति टिकट मांगता है, तो वो अपना सब कुछ वो करने के लिए तैयार रहता है। मैंने हरीश जी के पास मैसेज भिजवाया था कि भाई मैं मेरे बच्चों को लेकर आ जाऊं, और मेरे बच्चों को लेकर मैं सौगंध खा लूंगा। अभी तो बाकी है, उस कर्जे को भी मैं छबड़ा की जनता का चुकाऊंगा। तो अगर आप मुझे टिकट दे दो, मैं एमएलए बन जाऊंगा, तो मुझे एक राजनीति में काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा, और उसके बाद 4 साल यहाँ सेवा करके मैं आपके लिए जगह छोड़कर और छबड़ा में चला जाऊंगा। लेकिन हरीश जी ने मेरे से कोई बात तक करना पसंद नहीं किया, मेरे टिकट में किसी तरह का नहीं, जबकि मैंने उनको रिश्तेदार भेजा, सब कुछ किया। और उसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, और इस तरह की बात उठी कि भाई स्थानीय को, इस बार स्थानीय को टिकट दो। तो उसमें हरीश जी का जबकि मन ये था कि वो अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते थे, और ये एकदम सच्चाई में इस मंदिर में बैठा हूँ उनके बेटे का, क्योंकि मैंने हरीश जी का एक जो एजेंट था वो मेरे साथ रहता था, मैंने उसको 1 महीने साथ रखा, वो उसके बेटे को चुनाव लड़ाना चाहता था यहाँ से। लेकिन यहाँ जनता में एक आवाज थी कि भाई इस बार स्थानीय को हरचंद जी गोलचा, जो पहले राजभवन से चुनाव लड़े, 19,000 वोट लेके गए। इस तरह से परशुराम जी मीणा, मुकेश जी सरपंच साहब ये बैठे हैं, जो जिला संघ के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे बहुत सारे 17-18 लोग इसमें टिकट पे आके जलेबी लटका दी गई। क्या लटका दी गई? टिकट के नाम की हरीश जी ने साफे बंधवा दिए और जलेबी लटका दी। और जो हरीश मीणा ने जो वहाँ भाषण दिया और इनको जो कहा, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इनको कहा देखो मैं हरीश मीणा अब कितना बड़ा त्याग कर रहा हूँ, मैं उतना बड़ा त्याग कर रहा हूँ जितना बड़ा त्याग महाराणा प्रताप ने भी नहीं किया होगा। वो त्याग क्या कर रहा हूँ कि मैं, मेरा भाई नमोनाथ टिकट मांग रहा है, मैं उसको टिकट नहीं दे रहा, मेरा बेटे को टिकट नहीं दिला रहा, मेरा एक भाई हो रहा ओम प्रकाश, उसको टिकट नहीं दिला रहा, मैं स्थानीय को इस बार टिकट दूंगा, मैंने आपसे वादा किया है, इसलिए मैं स्थानीय को टिकट दूंगा। लेकिन क्या तुम स्थानीय के लिए सहमत हो सारे ही? इन्होंने कहा हाँ साहब। मुकेश जी को लग रहा था अपना नंबर आएगा, परशुराम जी को लग रहा था मेरा नंबर आ जाएगा, जनरल वालों को कह रहे थे भाई, जनरल वालों ने हरीश जी को खूब वोट दिया, कुलदीप सिंह जी राजावत साहब सोच रहे थे मेरा नंबर तो आया ही पड़ा है, हरचंद जी गोलचा जी सोच रहे थे मेरा नंबर आएगा। सबसे साइन करा लिए कि सहमत हो स्थानीय के लिए? हाँ सब सहमत है, आप जिसको टिकट दे दोगे उसके लिए तैयार है। लेकिन इनको पता नहीं था, इनको ये जो टिकट मांग रहे थे, अब ये बेचारे हरीश मीणा से आगे कभी गए ही नहीं। या तो देवली उडियारा में हरीश मीणा के बाद में कोई टिकट मांगने आया है तो नरेश मीणा है जो टिकट दिल्ली में मांग रहा था, हरीश के पास गया ही नहीं।
लेकिन बेचारे ये तो जो टिकट मांग रहे थे, इनकी तो दौड़ कहाँ तक थी, हरीश के ऑफिस तक। और एक वो चेतराम मास्टर साहब है हरीश मीणा का, इनकी दौड़ थी उस चेतराम मास्टर को। सारे चेतराम मास्टर को पटा रहे थे, हे चेतराम तू ही हमारा टिकट दिला दे। कुल मिला के हरीश जी मीणा की डील पहले ही हो चुकी थी। और इस बात का मुझे बहुत पहले पता रहे थे, मोदी राहुल गांधी को गाली दे रहे थे, उस केसी मीणा से बैग लेकर और चुपके से टिकट किसको दे दिया, और ये जो कांग्रेस के जो टिकटार्थी थे, ये जो कांग्रेस से जो देवली मीणा टिकट मांग रहे थे, मुझे एक दिन पहले पता लग गया कि केसी मीणा को टिकट मिल गया। और जैसे ही मुझे पता लगा केसी मीणा का टिकट फाइनल हो गया, मैं नमोनाथ जी के पास गया। मैंने कहा साहब वो क्या हुआ, तो नमोनाथ जी ने कहा मेरे साथ तो मेरे भाई ने ही धोखा कर दिया। मैं आज पूरा ब्रीफिंग कर रहा हूँ, पूरा घटना मेरा बता रहा हूँ। नमोनाथ जी ने कहा मेरे साथ तो मेरे भाई ने टिकट काट दिया। नमोनाथ जी को पता नहीं था कि टिकट किसका हुआ। मैंने कहा कि नमोनाथ जी आदरणीय साहब टिकट तो केसी मीणा को दे दिया। फिर वो तिलमिलाए कि ये मेरा भाई मेरा नहीं हुआ तो किसका होगा। आपने वो सब वीडियो देखा होगा, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, वो वीडियो आपके पास आया। फिर साहब मुझे जब यह हो गया, मैंने उसी समय, आपको एक बार ध्यान होगा, मैं टी शर्ट में था और पैंट में था, मैं तो इस तैयारी में था भाई टिकट अपना मिलेगा। जैसे मैं टी शर्ट और पैंट में था, मैंने तुरंत वीडियो जारी किया उसी समय रात को 8 बजे। मैंने कहा कल अलीगढ़ की धरती पर जा रहा हूँ और अलीगढ़ की धरती पर बैठूंगा, टिकट मिलेगा तो वहीं से प्रचार स्टार्ट कर दूंगा, और टिकट अगर नहीं मिला तो वहीं से जनता जनार्दन से पूछूंगा और वो जो फैसला सुनाएगी उसको मैं अमल में लूंगा। और जब मैं अलीगढ़ में आया, जब मैं अलीगढ़ में बैठा था, तब भी ये जो मुकेश जी को समझ में आ गई थी बात। बाकी जो लोग बैठे थे, कौन, ये जो परशुराम जी मीणा साहब, हरकचंद जी गोलचा साहब, कुलदीप जी राजा साहब, ये क्या सोच रहे थे, जब तक इन्होंने सबने आदमी रोके कि नरेश की रैली में मत जाना, नरेश की रैली में इनको लग रहा था, हरकचंद जी सोच रहे थे मेरे को मिल गया, ये सारे लोग रोक रहे थे, खुश होकर बैठे थे। और ये क्या सोच रहे थे, नरेश मीणा बहुत बढ़िया कर रहा है, अब तो हरीश मीणा इसको तो टिकट मिलने ही नहीं देगा, अब तो हमारा नाम पक्का है। उसके बाद रात को 12 बजे लिस्ट आ जाती है, ठीक है, रात को 12 बजे लिस्ट आती है, उसमें नाम आता है केसी मीणा जी का। उस केसी मीणा का जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में नौकरी कर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर, क्योंकि ईमानदारी नौकरी करने वाले मैंने बहुत लोग देखे हैं जो तनख्वाह पे काम करते हैं, तनख्वाह पे ईमानदारी से नौकरी करते हैं। कहीं मैंने IAS देखे, कहीं बहुत बड़े बड़े अधिकारी देखे हैं जिनके पास बड़ी नौकरी करने के बाद भी घर में कुछ नहीं होता। लेकिन एक हरचंद ये केसी मीणा जी आए, ताम जाम देखा होगा आपने, तुरंत प्रभाव से बैग गया, टिकट मिल गया, और टिकट देने वाला वो DG हरीशचंद्र मीणा, जिसको कांग्रेस पार्टी ने 5 साल DG रखा, कांग्रेस पार्टी ने सबसे लंबा DG रखा। और उस आदमी ने कांग्रेस से DG से रिटायर्ड होते ही सबसे पहले नमोनाथ जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से 2 साल जाकर चुनाव लड़ा, सगे भाई के खिलाफ BJP से 2 साल से चुनाव लड़ा। फिर जब इसको लगा कि सरकार कांग्रेस की आने वाली है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आने लगी, तो फिर BJP को ठोकर मारी और देवली उनियारा में 2018 में फिर यहाँ आकर बैठ गया, और यहाँ से नमोनाथ रामनारायण मीणा का टिकट काट कर सीधा प्लेन से कहाँ उतरा, देवली की धरती में, और देवली की धरती पर उतरा। 2 बार आपने उसको बना दिया, और अब जो आपके सामने कांग्रेस की हालात ये है, और बीजेपी की हालत क्या है, बीजेपी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो राजेंद्र जी गुर्जर साहब, राजेंद्र जी गुर्जर पिछली बार बीजेपी से जब कर्नल साहब की कर उनका विरोध करवाया, और उसके बाद एक दिन प्रचार में नहीं रहा, और जगह पर गुप्त रूप से प्रचार कर और हरीशचंद्र की मदद करी थी। ये पता है ना सबको। और उसने वो राजेंद्र मीणा गुर्जर को टिकट दिया गया, जिसने बीजेपी को पिछली बार हराने में सबसे बड़ा योगदान दिया और हरीश मीणा की मदद करी। और इस बार हरीश मीणा उसका कर्ज चुकाने के लिए, उस राजेंद्र का कर्ज चुकाने के लिए डमी कैंडिडेट यहाँ उतारा है, डमी कैंडिडेट उतारा है, जो केसी मीणा ना तो चुनाव लड़ सकता, ना चुनाव लड़ने का अनुभव है, और ऐसे में राजेंद्र गुर्जर इस बार जीत जाए। फिर हरीश मीणा सोचता है कि जैसे केसी मीणा हार जाएगा, अगली बार मैं कह दूंगा स्थानीय में तो दम है नहीं, स्थानीय में मैंने लड़ा दिया, जीतेगा नहीं,
इसलिए फिर हरीश मीणा 2028 में आपके बीच में आ जाएगा और फिर से यहाँ कहेगा अब तो मैं ही बचा, मुझे एमएलए बनाओ। लेकिन आपका बेटा नरेश आ गया। वो नरेश जो वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वो नरेश जो परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहा है, वो नरेश जो धनबल की राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रमोद जैन भाई से बड़ा धनबल वाला नेता नहीं है, उसके खिलाफ आपका बेटा लड़ा। अगर समझौता करता राजनीति में, अगर अपना जमीन बेच देता तो प्रमोद जैन भाई से समझौता भी कर सकता था और 12 से छबरा से एमएलए का टिकट भी ले सकता था। लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने राजनीति में रहते हुए जमीन नहीं बेचा, ईमानदारी की राजनीति की। उस प्रमोद जैन भाया की दुकान 12 में बंद कर दी। ये वही नरेश मीणा है जिसने प्रहलाद गुंजल के साथ लगकर वो बिरला ने ले रखा है, उसमें नरेश मीणा एक पार्टनरशिप, नरेश मीणा भी पार्टनरशिप ले सकता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन नरेश मीणा ने जमीन नहीं बेचा है। और नरेश मीणा वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, और यही कारण है आज अगर हरीश मीणा नरेश मीणा का दुश्मन है तो वो इसलिए क्योंकि उनको संकट सता रहा है, उनको डर लग रहा है कि हमारी राजनीति खत्म कर देगा, हमारे आने वाले बच्चों की राजनीति खत्म करेगा। आज अगर मुरारी लाल मीणा नरेश मीणा के खिलाफ है, मुरारी लाल मीणा अगर नरेश मीणा के दुश्मन है तो वो इसलिए क्योंकि मुरारी जानता है मेरी तो राजनीति खत्म करेगा ही करेगा। मेरी बेटी जो निहारिका को मैं सांसद एमएलए बनाना चाहता हूँ, उसको भी नरेश एमएलए एमपी नहीं बनने देगा। मैंने आपसे इस मंदिर प्रांगण में, इस गणेश जी के महाराज के प्रांगण में मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं भी ये चाहता हूँ, आप सब लोग भी यही चाहते हो। जो गंदी राजनीति हो गई, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को साफ कर एक नई राजनीति दिल्ली में पैदा करी। अरे आप सोचो मेरे भाइयों, सोचो वो जो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हुई थी, वो एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन वहां भी उसको मुकाम मिल सकता था, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। उस समय एक प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, वो दबा के रखते थे, और वो ममता बनर्जी सड़क पे निकली, आंदोलन किया, छात्र राजनीति से निकलकर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जा बन बैठी। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा भाई रविंद्र भाटी एक छात्र राजनीति से निकलता है, बीजेपी उसको ज्वाइन करवाती है, बीजेपी उसको कहती है तेरे को टिकट देंगे, लेकिन टिकट मिलने के पहले उस रविंद्र भाटी का टिकट इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि उसकी फैंस फॉलोइंग इतनी थी, उसको राजस्थान में उसकी पहचान बन गई थी, और उस पहचान से डरकर बीजेपी में बैठे राजपूत समाज के बड़े नेताओं ने उसका टिकट कटवाया, और उसके बाद वहां की जो जनता ने उसको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और उसको आज विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा है। और आप जानते होंगे पहले जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जी विधानसभा में गूंजते थे, जिस तरह से किरोड़ी लाल जी मीणा की विधानसभा में आवाज आती थी, जिस तरह सचिन पायलट को हिंदुस्तान जानता है, आज उसी तरह मेरा भाई रविंद्र भाटी भी पूरा हिंदुस्तान उसकी बात को सुनता है। मैं आपके बीच में उसी तरीके से आया हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजने का प्रयास किया तो मैं इंकलाब लेकर आया हूँ, मेरी गाड़ियों में देख लो, मेरा नरेश मीणा का फोटो नहीं है, मेरी गाड़ियों में नरेश मीणा का फोटो नहीं है, नरेश मीणा की पन्नी पट्टी नहीं है, मेरी गाड़ियों में भगत सिंह की फोटो है, और भगत सिंह के मार्ग पर हम लोग चलेंगे। सब युवा और साथियों को छात्र को साथ लेकर राजनीति में परिवर्तन की राजनीति पैदा करेंगे, नई राजनीति राजस्थान में बनाने का हम प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आपके बीच में आशीर्वाद मांगने आया, इसी के साथ मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। उनियारा की जनता ने तो जिस तरह से भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया है, उनियारा की जनता ने जिस तरह से भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से प्यार मुझे दिया है, वो तो आपने सबने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा। आज से शुरुआत मैं देवली उनियारा में कर रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ देवली उनियारा का सर्व समाज नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा। और जो देवली में मैं जो यहाँ आया हूँ, तो आज मुझे पता लगा कल यहाँ लक्ष्मी पूजन थी, कल देवली में सब लोग हम दिवाली का पर्व मना रहे थे, कल लक्ष्मी पूजन का पूजन कर रहे थे, और कल यहाँ पर पूजन भी हमने अंधेरे में किया है। देवली की जनता ने, पूरी देवली के नागरिकों ने लक्ष्मी पूजन दिवाली भी अंधेरे में मनाई है। लेकिन कोई नेता नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं हुआ अब तक किसी जिनको आप वोट दे रहे थे, जिनको बना रहे थे, अगर अच्छा नेता होता और उसको पता होता कि दिवाली के दिन भी अंधेरा हो रखा है, बिजली आ नहीं रही है, तो बिजली वालों के आकर इलाज कर देता। लेकिन इस वजह कि ये जो यहाँ पे बिशनपुर का डैम बना था, उसमें 62 गाँव डूब क्षेत्र में आए थे, 62 गाँव डूब क्षेत्र में आए थे, और उनको जो विस्थापित किया था,
उनको जो स्थापित किया था, उनकी जो कॉलोनियां बनाई थी, उस कॉलोनिया में 60 बाई 40 का उनको प्लॉट दिया था, लेकिन ना तो वहाँ शुद्ध पानी पीने का पानी है। उनकी जो हालत है वो दुर्दशापूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ, उन विस्थापित परिवार जो थे जिनको कॉलोनी में रखा गया है, उनको जो जमीन अलॉट हुई है, जो जमीन अलॉट हुई है, उनको जमीनें ऐसी गंदी जगह दी, किसी को निवाई दी है, किसी को 100 किलोमीटर दूर उनको जमीनें अलॉट की है। और वो जमीनें भी वो है जो भूडे टाइप की होती है, जिसमें फसल नहीं हो सकती। वो जो 62 गाँव यहाँ थे, वो जो बिशनपुर की डूब क्षेत्र में 62 गाँव थे, उस जमाने में उनके यहाँ 25,000 रुपए बीघा की मिर्ची होती थी। कितनी? 25,000 रुपए बीघा की तो मिर्ची होती थी। और उनको मुआवजा उस समय दिया गया था मात्र 18,000 रुपए बीघा का। ये सही बात है, उनको मुआवजा दिया गया था 18,000 रुपए उनका। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस के लोग आते हैं, बीजेपी वाले टिकट लेकर आते हैं, बीजेपी वाले नेता उनका प्रचार करते हैं, मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष उनका प्रचार करते हैं। कांग्रेस वाला रहता था, कांग्रेस वाले नील लगा के धोरे कुर्ते पजामे पहनकर दिन भर चाय की धरियों में बैठे रहते, दलालियां करते रहते तहसील थाने और कचहरी के नाम पर। और वो लोग जैसे ही चुनाव आता है, जैसे मेंढक तर करके बरसात में आ जाते हैं, चुनाव आते ही वो नील लगाकर वो दलाल जो पार्टियों की नेतागिरी करते हैं, थड़ियों में चाय पीते रहते हैं, लोगों को काटते रहते हैं, लोगों की जेब को काटते रहते हैं। जैसे चुनाव आता है, उनको कमाई का साधन मिल जाता है, उनके मजे हो जाते हैं। अभी तो उनके मजे हो गए होंगे, कोई बीजेपी की गाड़ी लेके घूम रहा होगा, कोई कांग्रेस की गाड़ी लेके घूम रहा होगा, गाँव में कह रहा होगा, देखो एमएलए साहब ने मुझे गाड़ी भेजी है, मैं कितना बड़ा अधिकारी नेता हूँ। और गांव में जो डोलते छोटे मोटे, वो क्या कहते हैं, देखो मेरे लिए स्पेशल गाड़ी भेजी है कैंडिडेट ने, मेरी पहचान कैंडिडेट तक है। और वही लोग आपके बीच में आते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जब ये बीजेपी कांग्रेस के लोग जब ये एमएलए बन जाते हैं, बीजेपी वाला एमएलए बन जाता है, तो उन्हीं का काम करता है जो बीजेपी का इनके साथ घूमते हैं। कांग्रेस का नेता बन जाए, वो कांग्रेस का काम कर देगा। लेकिन मैं जनता के बीच में आया हूँ, जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आपका बेटा अगर एमएलए बन गया, आपका एमएलए बन गया, मेरे पास कोई नील लगाने वाले और थड़ियों पे बैठे वाले नहीं है। मेरे साथ तो ये स्टूडेंट है, स्मार्ट बच्चे हैं, ये जो सुंदर सुंदर लड़के हैं, ये मेरा प्रचार कर रहे हैं। मेरी टीम तो हुआ है, आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश में कुछ छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर वहाँ की जो शेख हसीना तानाशाह हो गई थी, उस तानाशाह प्रधानमंत्री का भी तख्ता पलट कर दिया था। और मैं मान रहा हूँ कि देवली उनियारा के जो छात्र है, ये देवली उनियारा का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो जागरूक युवा है, जो चाहता है, ये जो ढर्रे की राजनीति चल रही है, ये पुराने ढर्रे का जो सिस्टम चल रहा है, उसको बदल कर ये देवली उनियारा का युवा नई राजनीति पैदा करेगा। जो ऐसी राजनीति होगी जिसमें सब लोगों को मान्य होगा, सर्व समाज की उसमें इज्जत होगी, सम्मान होगा, मान होगा। और जहाँ सब लोगों को लगेगा कि हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। मैं जब एमएलए बन जाऊंगा, एक भी परिवार को, एक भी घर को, एक भी व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि ये नेता बन गया, सबको ये लगेगा कि हमारा बेटा एमएलए। आप सब लोग ये जो आज यहाँ आए हो, और सब लोग मेरी टीम के मेंबर हो, मेरे साथी हो। मैंने अभी कुछ गाइड किया था मेरे साथियों को कार्यालय पे, मैं फिर से एक बार गाइड कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, वोट ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाना, सोबर बनकर वोट मांगना, क्योंकि चुनाव बन चुका है। आपका भाई चुनाव जीत रहा है, लेकिन अब केवल षड्यंत्र करके ही मुझे हरा सकते हैं। और ये षड्यंत्र कुछ भी कर सकते हैं। ये यहाँ इस तरह का जातिगत चुनाव होता है। और ये जो पहला चुनाव है, जो हम जातिगत से ऊपर उठकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक तरफ हरीश मीणा, राजेंद्र गुर्जर और केसी मीणा, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरफ हम उन तीनों के खिलाफ हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये तीनों मिलकर, क्योंकि कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है, अब ये तीनों मिलकर नरेश मीणा को रोकने के लिए कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं। ये अपनी खुद की गाड़ियां तुड़वा सकते हैं, खुद पे हमला करवा सकते हैं, कुछ भी शराब पिला के, कुछ और करके। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, देवली के वासियों, मैंने तो सौगंध दे रखी है। जिस दिन से प्रचार किया है, उस दिन से मैंने सौगंध दी थी कि मेरे प्रचार में शराब पीकर अगर कोई आया तो उसको मेरे बच्चों की सौगंध है। मेरे प्रचार में अगर कोई, मेरे जुलूस में अगर कोई शराब पीता हुआ नजर आया, तो इसका मतलब है उसको कांग्रेस बीजेपी ने उसको पैसा देकर मेरे कैंप में भेजा है। इसलिए आप सबको सावधान रहते हुए 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना है। और आप सबसे मेरा आग्रह, आप सब लोग नरेश बनकर
घर घर दुकानों पे, यहाँ जो देवली के साथी हैं मेरे भाई, तूफान मौसम में अभी नया नया आया हूँ, नया जुड़ रहा हूँ। ये मेरा भाई कंजर समाज से, ये खटीक समाज से, पूरा सर्व समाज। और आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य होगा कि बीजेपी से चाहे गुर्जर समाज से कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आपके बेटे को गुर्जर समाज आशीर्वाद दे रहा है, वो गुर्जर समाज आशीर्वाद जो मुझे दे रहा है, ऐसा चुनाव आज दिन तक नहीं हुआ होगा। ये चुनाव इतिहास बनाएगा, उपचुनाव में निर्णय भंडा भी इतिहास बनाएगा। और ऐसा चुनाव होगा जो एक लड़के को उनके समाज का व्यक्ति खड़ा होने के बावजूद भी वो समाज 100% मतलब सारा समाज मुझे आशीर्वाद देगा और मुझे सहयोग देगा। अब आप लोग, सब लोग, हम लोग आज से अगले 3 दिन में आप ही के क्षेत्र में रहूंगा। और ज्यादातर समय, क्योंकि देव उनियारा हमारा लगभग हो गया, 2-4 दिन बचेंगे तो हम जाके आ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर हम यही रहेंगे। आज हमने जो कार्यालय बनाया था वो छोटा कार्यालय है। आज हम कोई हाईवे पे कोई बड़ी जगह देखेंगे 2-5 बीघा की, और हम तो खेत में टेंट लगा लेंगे, किसी से खेत मांग लेंगे, कोई टेंट लगा लेंगे, क्योंकि कल गोवर्धन पूजा है आज। और आप सबको गोवर्धन पूजा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन दिवस निकल जाएगा, गोवर्धन पूजा निकल जाएगी, उसके बाद हजारों लोग आपके भाई के लिए, आपके बेटे के लिए प्रचार करने, वोट मांगने आपके बीच में आएंगे। उनको आप मान